नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन केंद्र के खास साक्षात्कार कार्यक्रम में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका संपूर्ण जीवन एक साधना के समान है। और आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं वो एक परंपरागत कलाकार ही नहीं बल्कि एक रचनाकार, शिक्षक और भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। हम बात कर रहे हैं श्री वीरेंद्र किशोर तालुकदार जी की, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। मैं दर्शकों से बोलना चाहती हूँ कि वीरेंद्र किशोर जी ना केवल एक शिक्षक और कलाकार हैं बल्कि ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन केंद्र कोलकाता के बी ग्रेड हाई आर्टिस्ट के रूप में मानित हैं। साथ ही ये ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के मेंबर रह चुके हैं। तो आज हम इनके जीवन और इनके इस संगीत में सफ़र के बारे में और गहराई से जानेंगे इन्हीं से। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपके इस संगीत में सफ़र की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? मेरा संगीत का सफ़र मेरा मम्मी से हुआ। मम्मी बचपन में मुझे गाना सुनाते थे। जब सुबह हो जाता है, हमको उठने का टाइम होता था, हम उठता नहीं था। मम्मी को बोलता आप थोड़ा गाना सुनाओ तो उठेंगे। अच्छा। तो मेरा मम्मी गाना सुनाता, कुछ भी गाना सुनाता, मुझे अच्छा लगता था बहुत। तो गाना सुनने के बाद मुझे और एक सुनाओ और एक सुनाओ, ऐसे करते करते 3-4 गाना जो होता था तो मम्मी बोलता तू क्या गाना सुन के सुबह मेरा काम करेगा कौन। तो मम्मी से इस तरह एक किस्म का तंग ही करता था, बोलता था। आप संगीत के प्रति आपका इतना प्रेम था इतने छोटे उम्र से, तो आप छोड़ते ही नहीं थे अपनी माता जी को। तो अब कितने साल के रहे होंगे जब आपने ये संगीत के लिए शिक्षा अपनी शुरू की? तो 5 साल 5.5 साल। 5 साल की उम्र से आपने सीखना शुरू किया? हाँ, मम्मी से गाना सीखा है शुरू में। अच्छा, आपकी पहली जो शुरुआत गुरु थी वो आपकी माँ थी। तो आपने किस तरह के गानों को सबसे पहले गाना शुरू किया जब आप सीखते थे शुरुआती दौर पे? बहुत किस्म का गाना में गाते थे। बहुत किस्म का गाना गाने से बाद क्या हुआ, एक बार एक ऑडिशन हुआ जी, ऑल इंडिया रेडियो में। जी। कैलाश वर्मा जी, कैलाश वर्मा को नाम सुना है ना, आप देखे भी होंगे। सुना है। वो हमारा 3-4 आर्टिस्ट को ले लिया था, ये भी हाई ग्रेड करेंगे बोल के। तो इधर हुआ नहीं। अच्छा। हमको कलकत्ता भेजा, जब भी हाई ग्रेड इधर होता नहीं तो कलकत्ता में होता। तो कलकत्ता गया, कलकत्ता भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हुआ उधर में। तो उसके बाद जब आपने अपनी शिक्षा ख़त्म की तो आपने कैसे सोचा कि मुझे इसी फील्ड में, मतलब संगीत के जगत में मुझे जाना है और इसे अपने प्रोफेशनल तौर पे अपनाना है? क्योंकि उस समय तो संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, इतने संसाधन नहीं थे। तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। कैसा था वो सफ़र? हम भी नसुरबंद ही था, छोड़ता नहीं। कलकत्ता गया, आपने जिद पकड़ लिया, इधर से ट्रांसफ़र पकड़ लेकर उधर कलकत्ता चला गया। जी। निर्मलानंद चौधरी का नाम तो सुना ही होंगे, और बहुत बड़ा कलाकार था लोक संगीत का। वो जो गाना पहले गया, हमारे डुबाई ली रे हमारे भाषा ही ली रे ओ कुल दरियाई बुझी कुल नहीं रे, এই সমস্ত गाना निर्मलानंद चौधरी गाते थे। और वो स्टार्ट था। दुख का व्यापार है ये, वो भी मर गया, इसका 1 साल बाद में उसका बेटा भी मर गया। कलकत्ता में था इन लोग। तो उस गाने का 2 लाइन आप सुना सकते हैं हमें? हमारे डुबई ली, जी। एक तरह ले लेता है। जी जी। আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে, ও কুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে, কুল নাই কিনার নাই, নাই দরিয়ায় পানি, ওই কুল সমুদ্রে ডাকে দিয়া হাত ছানি রে, ও কুল
দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে, আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে, ও কুল দরিয়ায় বুঝি কুल নাই রে। छुट्टा करके गाया। अपूर्व, बहुत ही सुंदर। Thank मतलब you. ऐसा मुझे मन कर रहा था कि मैं सुनती जाऊं और आप गाते जाएं, लेकिन ये साक्षात्कार कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। आगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप इसके बावजूद संगीत को अब तक आपने छोड़ा नहीं है, इसे अभी भी आप लेकर चल रहे हैं, इससे इतना प्रेम करते हैं, तो इसके पीछे आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? इंस्पिरेशन मेरा मम्मी है। बचपन में मम्मी मुझे गाना सिखाया, और मम्मी से सुबह 4 बजते हुए हम जग जाता, मम्मी के बगल में ही सोता था। बचपन में छोटा था ना, तो गाना सुनाओ मुझे, मम्मी गाना सुनाता है, आरेख सुनाओ इस तरह करता था। तो मम्मी बाद में उठ के चले जाते थे, उनको बहुत काम करना। तो इस तरह से जब आपने धीरे धीरे संगीत को सीखना शुरू किया, हाँ। साथ ही आपको और भी कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आया होगा संगीत के अलावा, जैसे आप इतने सारे वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये सब आपने कैसे सोचा कि मुझे ये बजाना भी है? क्योंकि खासकर हम देखते हैं जो गाना गाते हैं वो ज़्यादातर गाने पे ही फोकस करते हैं, ना कि बजाने के जो भी वाद्य यंत्र है उनको बजाते हैं। तो आपको कैसे लगा कि मुझे ये सब बजाना भी शुरू करना चाहिए? वो सब बजाना जो सीखा है मैंने कलकत्ता जाके सीखा, इधर से ट्रांसफ़र करके मेरा शिफ्ट ले गया कलकत्ता में। कलकत्ता में जाके जो एक बार ये हुआ, ऑडिशन दिया मैंने बी हाई ग्रेड के लिए। तो ऑडिशन के शुरू में हम आधुनिक गान गाते थे, बांग्ला आधुनिक। मैंने सोचा ये बांग्ला आधुनिक गाने से अच्छा होगा, सुना इन लोग, लेकिन मुझे ऑडिशन में मुझे फेल करा दिया। अच्छा। फेल करा दिया तो 4-5 आदमी बैठते थे, एक आदमी एक रूम में बैठता है, कोई किसी को देखता नहीं। देखने से इन लोग का कुछ सिस्टम है। ऑडिशन कर दिया तो मुझे फेल कर दिया, और बाकी सब पास हो गया। बाकी सब मैंने मेजॉरिटी ऑफ पर्सन पास हो गया, लेकिन हाँ फेल कर दिया। अच्छा। तो मेरा बहुत लगा मेरा। तो हम निकल के स्टूडियो से निकल के देखता है जे इन लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। तो कलकत्ता जो स्टूडियो है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और 5 तला है स्टूडेंट, ऊपर नीचे बहुत कुछ है। इन लोग स्टूडियो से निकल के इन लोग गया ये में, और जो चाय वो देता है ना, चाय स्टॉल भी है बहुत बड़ा, वहाँ लोग घुसा। तो हम ख्याल करता है इन लोग कहाँ जाता है, तो पूछने के लिए कि हम क्यों फेल किया है। तो हम गया, 2 आदमी को मिला, एक आदमी को अभी तक मिला नहीं, कहाँ किधर गया बोला। तो बोला से हमको फेल क्यों कराया आप लोग, हम तो अच्छे गया। तो लोग हंसता है, बोला अच्छे गया, बोला अच्छे गया, लेकिन आपको फेल किया इसलिए कि आपको उच्चारण नहीं होता बिल्कुल। अच्छा। आप गाना बहुत अच्छा गाता है, ठीक गया, हम लोग को पास कराना क्या था, लेकिन वर्डिंग्स जो है उसको ठीक नहीं हुआ। कारण हम सिलेट निर्मलेंदु चौधरी का नाम सुना है ना जी। उनका रिलेशन में है था। यहाँ में अंडमान में आके मुझे है नया करके कुछ सीखने को मिला था। यहाँ एस राय, आप भी सुना होंगे, एक गर्ल्स स्कूल में पोस्टिंग थे। अच्छा। तो एस राय का साथ मुझे कुछ मिला। एस राय मुझे गाना वाना सिखाते थे, तो वो भी बोल दिया तो आपको ये गाना गाना ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो बोला लोक संगीत गाना आपको। मतलब उन्होंने आपके अंदर के कला को ठीक तरह से ठीक है। पहचाना। पहचाना। जी। मैंने बोला क्यों साहब,
बोले तुम्हारा गाना तो ठीक होता लेकिन उच्चारण होता नहीं। तो क्यों? बोले हम आप सिलेटी आए ना, सिलेट जिला में मेरा घर था बांग्लादेश के, तो इसलिए आपको उच्चारण नहीं होता। तो तब हम छोड़ दिया था। तब आपने लोक संगीत के तरफ लोक संगीत सीखा। वो बोला था मुझे आप लोक संगीत ही सीखो, और बहुत कोई बोला तो लोक संगीत हम इसलिए गाते थे। और इसी राह पे चलते चलते आपने यहाँ अंडमान में भी कई ऐसी चीज़ें किए जो दूसरे जो जनरेशन है, हमारी आगामी पीढ़ी, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ। जैसे कि आपने मुक्ताधारा नाम से अपना एक संगीत का एकेडमी खोला, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? 1983 संगीत नाम था उसका, बाद में नाम बदली किया, मुक्तधारा नाम दिया। रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन वही DC पुरुलिया किया था रजिस्ट्रेशन। और साथ ही आपने वेंट्रिलोक्विज्म जैसे एक बहुत ही रेयर आर्ट फॉर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा आपने अंडमान में, और जिसका बहुत सारे जो नए नए कलाकार उभर के आ रहे हैं। आपकी अपनी बेटी भी एक कलाकार है वेंट्रिलोक्विज्म की। तो ये सोच आपके मन में कैसे आई कि हमें इस कला को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए? कलकत्ता का यह मेला में आते थे ना लोग जी, इन लोग वेंट्रिलोक्विज्म बोल के एक प्रोग्राम करता है, वेंट्रिलोक्विज्म सुनने के बाद मुझे पूरा अच्छा लगा। हमारा आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे वेंट्रिलोक्विज्म है क्या, उसमें क्या होता है? वेंट्रिलोक्विज्म ने कथा बोला, ठूठ मुख हिलेगा नहीं, अपने बात करता है, ऑडियंस सोचता है डॉल बात करता है। जी, दिस इज द वेंट्रिलोक्विज्म। वेंट्रिलोक्विज्म मैंने सोचा था मेरा बेटी को क्यों नहीं सिखाएगा। तो वेंट्रिलोक्विस्ट जो है, जो वेंट्रिलोक्विज्म करता है, उनका पीछे पीछे घुमा। अच्छा। है, बोला मेरा रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटी को आप सिखाएंगे। तो बोला हाँ जरूर सिखाएंगे तुम्हारा बेटी को, काल मेरे पास लेके आइए। तो लेके गया बेटी को, तो सिखाया नहीं कुछ, बोला है कि हम सिखाएंगे कि तुमको आना पड़ेगा हमारा घर, कलकत्ता जाना। तो कलकत्ता लेके गया बेटी को, उधर ही सिखाया। 2 महीना छुट्टी रहते थे ना, हर 2 महीना हर साल में उधर जाते थे बेटी को वेंट्रिलोक्विज्म सिखाने के लिए। ये मेरा इतने इंटरेस्ट लगा वेंट्रिलोक्विज्म। जी, माने कथा बोला पुतुल जो बात करता है खुद, लेकिन किसी को पता नहीं चलता जो कहाँ से बात आता है। जो आर्टिस्ट है वो अपने आवाज में, अपने आवाज में बात करता है, लेकिन लगेगा जैसे कि डॉल बात कर रहा है। डॉल बात करता है। जी जी जी। मुख तो डॉल हिलाता है और ये बोलता है बिना हिले के ही बोलता है। और अंडमान में पहले जो वेंट्रिलोक्विज्म सबसे प्रथम जो शुरू किया था वो हमारा 2 बेटी करते थे। जी, आप नाम लेना चाहेंगे अपने बेटियों का? प्रियंका तालुकदार जी, छोटी है, और बड़ी बेटी है। उनका तो हमने हाल ही में वेंट्रिलोक्विज्म का शो देखा भी था। देखा ना? जी। प्रियंका का देखा? जी जी जी। स्वस्तिका को नहीं देखा ना? नहीं, स्वस्तिका जी का नहीं देखा, प्रियंका जी का। वो बहुत अच्छा किया और ये भी अच्छा किया, दोनों अच्छे किया। तो आपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेस तैयार कर दिया है कि वो आगे जाकर इन सभी कलाओं को आगे अपने जीवन में सीख सके। तो उसके लिए आपने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है ताकि उन लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और आगे बढ़ सके। साथ ही अगर हम आपके जीवन की बात करें तो आपने 2018 में बांग्लादेश में एक अचीवमेंट आपको मिली थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इंटरनेशनल सेमिनार बांग्लादेश से मेरा इनविटेशन आया जी, जो आपको इधर आके प्रोग्राम करना। तो उधर हम गया, प्रोग्राम किया। इसी अनुसार हर साल में उधर जाने पड़ता था मुझे। इन लोग को बहुत मज़ा मिला। सबने बहुत पसंद किया। बहुत पसंद किया जी। और उसके अलावा आपने जो नेशनल लेवल पे, नेशनल स्टेजेस पे परफॉर्म किया है,
उस दौरान आप कौन से गीतों को सबसे ज़्यादा गाया करते थे नेशनल लेवल पे? जाद गेलो बोले एक ही आजब कारखाना, जाद गेलो बोले एक ही आजब कारखाना, সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সবই দেখি টানা না না, জাদ গেল বলে। যখন ভবে এসেছিলে তখন তুমি কি জাত ছিলে, কি জাত হবে যাবার কালে, এই কথা কেন বোঝো না, জাদ গেল বলে একই আজব कारखाना, জাদ গেল बोले। तो इसकी जो रचना है, इसकी रचना किन्होंने की है और आपको ये संगीत क्यों इतना पसंद है कि आपने इस संगीत को बार बार नेशनल लेवल पे गाया? ये लालन गीति है। जो लालन का नाम तो सुना ही लालन है, फकीर। लालन फकीर। वो गाना बनाया भी, वो शुरू भी किया और वो गाया भी। ठीक, अच्छा नहीं है गाना? बहुत अच्छा बहुत है। अच्छे और इसके गाना है। पीछे का जो मैसेज है हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। এই যে বলা, যখন ভবে এসেছিলে তখন তুমি কি জাত ছিলে, আর কি জাত হবে যাবার কালে, এই কথা কেন বলুন, যাবার কালে কি জাত হবে আমাদের, আর ভবে যখন জন্ম নিয়েছি তখন কি জাত ছিলাম, বদলিত হয়নি কিছু। वो लालन फकीर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उनका एक किस तरह लिखता है, उनका एक शिष्य था, जिसका नाम मैंने इस तरह भूल गया, याद नहीं आया। वो लालन फकीर जो लिखता भी नहीं सकता था, लेकिन बोलता और वो लिखते थे। उसका वहाँ में पंडित जो था, वही इसका नाम मैंने भूल गया, उन्होंने लिखा है। उन्हें लिखा है। और आपकी अपनी भी कई रचनाएं हैं, आपने खुद भी कई रचनाएं की हैं। खास करके अंडमान पे आपने एक गीत लिखा था जो बहुत मशहूर हुआ था उस समय, तो वो गीत क्या था, वो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। मायापुरी रूपनगरी हायरे अंडमान, ये गाना बहुत बहुत चालू हुआ था, हर आदमी लोग गाते थे। थोड़ा आप सुना दीजिए। हाँ। मायापुरी रूपनगरी हाय रे अंडमान, मायापुरी रूपनगरी हाय रे अंडमान, আমি দিবানিশি ভাবি বসে সুদূরে পারেতে আসি, তোর তরে মোর কান্দে রে প্রাণ, মায়াপুরী রূপনগরী হায় রে আন্দামান, সেডেল পিকের ধারে ধারে কালপং নদীর তীরে তীরে রাখালিয়া বাঁশির সুরে পল্লী মায়ের জোড়ায় প্রাণ, মায়াপুরী রূপনগরী হায় রে আন্দামান, মায়াপুরী রূপনগরী हाय रे अंडमान। इतना ही संक्षेप में बोला। तो आपने ये रचना की थी जिस समय, तब आप कितने वर्ष के थे, कितने उम्र के थे आप? 40-42 उम्र होगा। 40-42 इयर्स के समय आपने ये रचना की थी। और किन किन चीज़ों के ऊपर आप लिखा करते थे? आपने कई किताबें भी लिखी हैं और कई और कविताएं भी आप लिखते थे, तो किन चीज़ों के बारे में आप खास करके लिखा करते थे? ये भी स्वस्ति संगीत, स्वस्ति संगीत इसलिए बोला जो हम तो ठाकुर अनुकूल ठाकुर का दीक्षित है, इसलिए स्वस्ति संगीत बोला इसको। उनका हिसाब से ले इधर लेके आया। ये अवक्षय, इसमें आपने कविताएं लिखी हैं। कविता लिखे, कविता गाना भी लिखा। বৃদ্ধ পৃথিবীর সভ্যতা এগিয়ে চলছে, উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে জীবনযাত্রা প্রণালী, বেড়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্য আরাম।
আবিষ্কারের ছড়াছড়ি, ঔষধ, মোবাইল, স্যাটেলাইট, টেলিফোন, কম্পিউটার, কত কি, সবই মানুষের সুখের জন্য। আর সেই সব সুখের সুখভোগের তাড়নায় লালসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে আমরা হয়ে যাচ্ছি আদর্শহীন, স্বার্থপর, শট, লোভী, বেভিচারী, পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা, দেশ আদি প্রবৃত্তি কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার ফলে সুখের এই পৃথিবী দ্রুততম গতিতে এগিয়ে চলছে সার্বিক অবক্ষয়ের পথে। চারিদিকে শুধু অহংকারের খেলা, অন্যকে পদানত করে চাই নিজের স্বার্থ। স্বার্থ ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। লাগাম ছাড়া সীমাহীন এই চাহিদার ফলে সমাজ হয়ে যাচ্ছে নিষ্প্রাণ, ব্যর্থ সব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা, নিশ্চিত পৃথিবী আজ ধ্বংসের মুখে। এটা আমার অনুমান আর কি। এই যে পৃথিবী যে ধ্বংস হওয়া আরম্ভ হচ্ছে, পৃথিবীর সব কিছু কিন্তু ধ্বংস হচ্ছে, সমাজ সংস্কার কিছুই নাই আজকাল। এই একটুখানি শোনালাম নাকি। तो ऐसे लेख आपने कई सारे इस किताब में लिखे हैं जिसका नाम है अवक्षय। अवक्षय। अवक्षय, अवक्षय का मीनिंग क्या है? अवक्षय मतलब या कभी नष्ट नहीं होता। हाँ हाँ, जो नाश नहीं होता जिस चीज़ का, हाँ, वो अच्छा। अवक्षय है। जैसे आपकी ये जो कला है वो उसका कभी अंत नहीं होगा। आपके ये जो शिष्य हैं जिनको आपने सिखाया है वो इस कला को लेकर और आगे बढ़ेंगे। और मैं दर्शकों से ये बोलना चाहती हूँ कि श्री तालुकदार जी ने अपने जीवन में कई ऐसे छात्रों को उन्होंने शिक्षा दी है जहाँ उन्होंने गुरु दक्षिणा भी नहीं ली उनसे। हाँ, तो ठीक बोला। आपने क्यों ऐसा सोचा कि क्योंकि आज के समाज में कोई भी चीज़ हम किसी को ऐसे ही नहीं देते, तो आपके मन में क्यों ऐसी इच्छा आई कि हम इनको सिखाएं और आपने उसके बदले में कुछ नहीं चाहा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये संगीत जो है बिक्री होने का चीज़ नहीं है। जो सिखाता है ना विनिमय पैसा लेता है, लेकिन उस तो पैसा का बीच में आ गया कहाँ से। जो जितना लोग था मुझसे गाना सीखा है, बहुत कम लोगों से ही पैसा हम लिया। कोई कोई ज़बरदस्ती भी देते थे, इसमें कुछ कुछ लिया भी था, लेकिन नेचुरली हम किसी से पैसा से मेरा मतलब नहीं था, किसी का पैसा। जो गाना गाता है वो अपना टैलेंट से भी गाता है। जिसके टैलेंट है ही नहीं उसको गाना कोई भी नहीं सकता, कोई सिखा ही नहीं सकता गाना। उसका ईश्वर कुछ दिया ही नहीं है इनको। ईश्वर का दिया हुआ है संपूर्ण ये हाँ चीज़। हाँ, हम भी इस तरह सोचा जो ईश्वर का दिया हुआ जो प्रतिभा है ये हम प्रयोग करता है, तो इसके बिना हम पैसा क्यों लेगा। तो आप आज के समाज में जिस जी। तरह की चीज़ें हो रही हैं संगीत को लेकर, हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह कुछ खराब हो रहा है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ इसे एक व्यवसाय के जैसे बना हाँ। दिया गया है। तो समाज में एक जो पहले गुरु शिष्य का एक बहुत ही मधुर संपर्क परंपरा। हुआ करता था, जहाँ शिष्य पूरी तरह समर्पित होते थे हाँ। अपने गुरु के प्रति, अपने इस कला के प्रति, तो आज किस तरह के परिवर्तन आ गए हैं और उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? आप ठीक बोले। जो हमारा जो कला है, संस्कृति है, ये परनिर्भरशील नहीं है। सारा इंडिया, सारा पृथ्वी ये से सीखा है, भारत से सीखा भारत है। से सीखा है। हाँ। जी, बिल्कुल। और हम लोग अभी इन लोग का पीछे घूमता है। ये दुर्भाग्य है हमारा दुर्भाग्य कि हम है। अपने धरोहर को छोड़ के जो हमसे सीख के गए उनके पीछे घूम रहे हैं। ठीक बात। तो इसीलिए संगीत की अवनति शुरू हो गई है, तो उसे हम किस तरह से बचा सकते हैं? आप क्या प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? हम तो मरते दम तक कोशिश करेंगे। साथ ही मुक्ताधारा हमारा बेटी जो उसके माध्यम से हम अभी कोशिश करता है। और साथ ही मुक्ताधारा में किस तरह के संगीत सिखाए जा रहे हैं? मुक्तधारा में क्लासेस चलता है, क्लासेस मुक्तधारा चलता है? में क्लासेस होता है, फ्री में क्लास करता है। जी। कुछ बच्चे देगा,
आप देखा होंगे जी, दो कुछ तीन बच्चा स्टूडेंट्स अभी भी से मैं इधर मिली हैं। थी, आपके स्टूडेंट्स। हाँ। जी, मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ। Thank you. आपने मुझे संगीत जगत में आपने मेरा हाथ पकड़ के आप लाए हैं, तो आप मेरे प्राथमिक शिक्षक हैं संगीत के। थैंक यू। तो आपके वजह से मुझे संगीत में इंटरेस्ट आया, क्योंकि बहुत अच्छी मैं जब बात। आपको गाता हुआ सुनती थी तो मेरा मन करता था कि मैं आपको सुनती रहूं, और मैंने सोचा कि काश मैं भी ऐसा गा पाऊँ। तो जब मैंने आपसे शिक्षा ली उसके बाद मुझे संगीत में इंटरेस्ट आया, तो उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी एक महान जीवनी जिसको आपने अभी अभी सुना। इन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर हमेशा कला की रक्षा की है, और साथ ही कला को इन द्वीपों में बहुत आगे तक बढ़ाया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी ये कला जनरेशन के बाद जनरेशन्स, हर जनरेशन्स में आगे ही बढ़ता जाए। आप फाइनली हमारे दर्शकों के लिए कुछ गीत गुनगुनाना चाहेंगे? क्या ये गाना हम गाता है, ओरुपुसी हाय रे हमार साधे रांदामा। गाना मैंने लिखा, जी, लेकिन हमारा बेरी बेटी इसको तो हिंदी में ट्रांसलेट ट्रांसलेट किया। जो गाना अभी आप सुनने जा रहे हैं, ये गाना श्री तालुकदार जी की रचना है, और इनकी बड़ी बेटी जिनका नाम है स्वस्तिका तालुकदार, स्वस्तिका। इन्होंने इस गाने को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आप अब बांग्ला वर्जन गाएंगे या हिंदी वाला वर्जन गाएंगे? बांग्ला में गाएंगे। बांग्ला में गाएंगे। जी, बिल्कुल। ও রূপসী হায় রে আমার সাধের আন্দামান, ও রূপসী হায় রে আমার সাধের আন্দামান, তোর রূপের ছায়ায় মোহন মায়ায় ভোলায় মন প্রাণ, ও তোর রূপের ছায়ায় মোহন মায়ায় ভোলায় মন প্রাণ, ও রূপসী হায় রে আমার সাধের আন্দামান, আমার সাধের আন্দামান। কারি গাছের ডালে রে কুকিলা করে রাও, তার ফাঁকেতে ওই দেখা যায় আমার সোনার গাঁও। খালি গাছের ডালে রে কুকিলা করে রাও, তার ফাঁকেতে ওই দেখা যায় আমার সোনার গাঁও। নীল সাগরের তীরে তীরে নারিকেল সুপারি, নীল সাগরের তীরে তীরে নারিকেল সুপারি, ও দূরেতে ওই শোনা যায় মধুর বাঁশরি, রাখালিয়া সুরে সুরে প্রাণ করে আনচান, ও রূপসী হায় রে আমার সাধের আন্দামান, আমার সাধের আন্দামান, আমার সাধের আন্দামান। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इनके समाज में इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इनके इस कला के लिए इनको ना केवल अंडमान में बल्कि पूरे नेशनल लेवल में इन्हें बहुत से ऐसे ख्याति इन्होंने लाभ की है, साथ ही इन्होंने LG कमेंडेशन भी पाया है। तो इन सभी ख्यातियों के बावजूद आप देख सकते हैं इनकी पूरी ज़िंदगी कितनी सिंपल है, और यही एक महान आर्टिस्ट की पहचान होती है, जो सिंपल लिविंग के ज़रिए अपनी हाई थिंकिंग के साथ बच्चों को अपनी कला से आगे लेकर जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और आप इसी तरह अपने कला को पूरे समाज में इस तरह से दान करिए, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद।